दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि कमर्शियल रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट कैसे बनाएं। द पावर परचेज एग्रीमेंट जनरली इज प्राइवेट पार्टी टू प्राइवेट पार्टी। सो इंडिया में ऑलमोस्ट 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है वो या इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर के पास है। 50%, 40% लोड जो है इट इज विद इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स एंड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10% लोड जो है वो कमर्शियल कंज्यूमर के पास है। सो दिस प्रेजेंट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशली सोलर एंटरप्रेन्योर्स। और उनका ये क्वेश्चन होता है कि कोई फॉर्मेट है, कोई ड्राफ्ट है, कोई स्टैंडर्ड एग्रीमेंट। लेट मी टेल यू, देयर इज नो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ पीपीए। दिस काइंड ऑफ पीपीए इज वेरी स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट। लेकिन हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पावर परचेज एग्रीमेंट में, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पावर परचेज एग्रीमेंट में होना चाहिए। ये टिपिकली अप्लाई करता है बिहाइंड द मीटर और रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए, और किलोवाट लेवल के पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। 1 मेगावाट के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, 1000 किलोवाट तक के लिए आप समझ लीजिए। दिस इज अ गुड इनफ पावर परचेज एग्रीमेंट। 18 थिंग्स यू हैव टू चेक। आप 18 चीजों की चेकलिस्ट बना लीजिए, और यही 18 चीजें आप अपनी टर्म शीट जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं, चाहे आप इंडस्ट्री की तरफ से हो, चाहे आप इन्वेस्टर की तरफ से हो, या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हो, या सोलर डेवलपर की तरफ से हो, तो ये 18 चीजों का चेकलिस्ट आप लेकर के बैठते हैं और उसके हिसाब से टर्म शीट बनाते हैं। उस बेसिस पे, उस टर्म शीट के बेसिस पे पावर परचेज एग्रीमेंट फिर ड्राफ्ट करा जाता है डिटेल में। तो क्या क्या है वो 18 चीजें जिनको आपका ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, किलोवाट प्रोजेक्ट, तो आपको डेट्स देखनी होती। क्या डेडलाइंस हैं भाई? 6 मंथ्स में आप बनाओगे, 1 साल में बनाओगे, 3 महीने में उस प्रोजेक्ट को बनाओगे? कमर्शियल ऑपरेशन डेट लास्ट कब तक हो जाएगी? जो एग्रीमेंट आप बना रहे हो उसकी इफेक्टिवनेस कब से शुरू होगी? सो इन डेट्स को लिखने के लिए जो फर्स्ट आपका जो क्लॉज होता है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिवनेस एंड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। सो इफेक्टिवनेस एंड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में हम लिख लेते हैं कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, कि जिस डेट में साइन हुआ एग्रीमेंट उस डेट से इफेक्टिव है, और उस डेट के बाद विद इन 60 days, 90 days, 6 months you have to complete the project. COD अचीव करने के लिए टेंटेटिव डेट क्या होगी, ये इफेक्टिवनेस में आ जाएगा। नंबर 1, once you have decided the deadlines and dates, second important ये आता है कि who will construct the project. EPC बोलते हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। उसके लिए सेकेंड क्लॉज आप चेकलिस्ट में लिख लीजिए, और उस सेकेंड क्लॉज को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग ऑफ द प्रोजेक्ट। सो कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, कौन सी तरह के आप पैनल्स लगवाना चाहते हैं, या यू आर लीविंग एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टर, और यू आर लीविंग एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर और सोलर डेवलपर, और यू आर डिसाइडिंग बिफोर हैंड। सो अगर ये सारी चीजें हैं आपकी, कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग से रिलेटेड कोई भी चीज है, यू पुट इट डाउन इन दिस क्लॉज, सेकेंड क्लॉज। जब आपने ये दोनों चीजें डिसाइड कर ली, तब इशू ये आता है कि अगर वो प्रोजेक्ट बन जाता है तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कौन करेगा? इनिशियली द पर्सन, सोलर डेवलपर हु इज कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट विल डू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और द कंपनी विल टेक ओवर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इमीडिएटली। सो जो नेक्स्ट क्लॉज, थर्ड क्लॉज होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सो फर्स्ट स्टेज में आपने इफेक्टिवनेस, डेट्स डिसाइड कर ली, डेडलाइंस डिसाइड कर लीजिए, टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया। सेकेंड क्लॉज में आपने कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग डिसाइड कर लिया। थर्ड क्लॉज में आपने डिसाइड कर लिया कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे होगा। नेक्स्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब ये सारी चीजें करने के लिए both the parties have to take certain obligations. Both the parties have to take certain duties. So for example,
जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है या कमर्शियल कंज्यूमर है, उसकी ड्यूटी ये हो सकती है कि कंस्ट्रक्शन पावर प्रोवाइड करना। उसकी ड्यूटी ये हो सकती है कि भाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी सोलर पैनल्स की, वाटर कौन देगा, वाटर की ड्यूटी हो सकती है उसकी। जो रूफटॉप राइट्स है उसकी ड्यूटी हो सकती है। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, जो सोलर डेवलपर है उसकी भी बहुत सारी ड्यूटीज हो सकती है कि भाई इसको टाइमली कंप्लीट करना है, इसमें सोलर पैनल्स इस तरह से हम लगाएंगे जिससे कि लीस्ट डिस्टरबेंस हो, और भी जितनी जितनी ड्यूटीज हैं, एक्सेसिबिलिटी की ड्यूटीज, वो सारी ड्यूटीज हम लिख देते हैं नेक्स्ट क्लॉज में, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेशंस एंड अंडरटेकिंग्स, कर्तव्य, किसका कितना कर्तव्य है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, अब हमने ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज भी डिसाइड कर लिया। अब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू मेजर हाउ मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन एक्सपोर्टेड? सो उस मेजरमेंट के लिए जो फिफ्थ आप क्लॉज लगाते हैं वो मीटरिंग का होता है। सो मीटरिंग में भाई डिलीवरी पॉइंट क्या है, आपका इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग मीटर्स का कैसे होगा, मीटर रीडिंग कब कब ले ली जाएगी, कौन सी टाइप का मीटर लगेगा, इट विल बी बाई डायरेक्शनल मीटर और व्हाट काइंड ऑफ स्मार्ट मीटर और न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम, व्हाट मीटर हैज टू बी इंस्टॉल्ड। सो दीज थिंग्स have to be put in the clause, fifth clause और fifth article आप बोल दीजिए, और fifth item बोल सकते हैं आप, which is metering. All right. So आपने सबसे पहले, सबसे फर्स्ट आर्टिकल में आपने इफेक्टिवनेस एंड डेट्स डिसाइड कर ली, ये हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। सेकेंड केस में आपने EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग के बारे में डिटेल्स लिख दी है। थर्ड में आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, आपने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में लिख दिया। फोर्थ में आपने जो भी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज, कर्तव्य किसके कौन कौन से हैं वो आपने मेंशन कर दिए। फिर आपने उसमें ये डिसाइड कर लिया कि भाई कौन सी तरह का मीटरिंग इक्विपमेंट लगेगा, मेजरमेंट कैसे होगा पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का। ऑलराइट, अब इन सारी चीजों को डिसाइड करने के बाद एक क्लियरिटी जरूरी है, हु विल बी द ऑफ टेकर ऑफ द प्लांट, ऑफ टेकर ऑफ द पावर। भाई क्या सारा पावर जो आप जनरेट कर रहे हो वो कंपनी ले लेगी, या नेट मीटरिंग से या ग्रॉस मीटरिंग से या एनी अदर फैसिलिटी, हाउ विल इट मूव फॉरवर्ड, या आप बेस्ट लगा रहे हो साथ में ओवरसाइजिंग करके। सो हु विल बी द ऑफ टेकर ऑफ द प्लांट, व्हिच हैज टू बी मेंशन्ड इन नेक्स्ट क्लॉज, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टेक। इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो डीम्ड जनरेशन के क्लॉजेस। सो अगर एक पार्टी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए केपेबल है लेकिन दूसरी पार्टी उसको लेने के लिए केपेबल नहीं है या जरूरत नहीं है उसको, तो आप क्या करोगे? व्हाट हैपेंस इन दोज सर्कमस्टेंसेस? हु विल बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और हु विल बियर द लायबिलिटी और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी? ये है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टेक। जब ये सारी 6 चीजें आपने डिसाइड कर ली, तब इशू आता है पैसे का, लक्ष्मी का, कि भाई बिलिंग कैसे होगी, बिलिंग का पेमेंट कौन करेगा, कौन सी NEFT अकाउंट में जाएगा या फिर आपको चेक दिया जाएगा, किस तरह से होगा। और बिलिंग एंड पेमेंट में आप ये भी लिखोगे कि भाई कोई एडवांस पेमेंट अगर आपको चाहिए 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, कि भाई एक एडवांस पेमेंट कर दीजिए, फिर रेगुलर बिल पेमेंट कर दीजिए, जैसे कि हम सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। सो व्हेन वी गो एंड टेक अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेज ओके प्लीज गिव मी सम सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो क्या ऐसा कोई एडवांस पेमेंट है? फिर उसके बाद आप पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिस्कस करते हो यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल इफ फॉर एनी रीजन देयर इज डिले इन पेमेंट ऑफ बिल, देन वेदर लेट पेमेंट सरचार्ज इज एप्लीकेबल और नॉट। आप जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है लेट पेमेंट सरचार्ज पे, वहां पे मत जाइए, क्योंकि वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इट इज अ कमर्शियल PPA बिटवीन 2 प्राइवेट पार्टीज, सो इट इज टैरिफ बाय एग्रीमेंट, सो बोथ कैन डिसाइड लेट पेमेंट सरचार्ज एट देयर ओन विल। ऑलराइट, फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे व्हाट विल बी द टैरिफ। टैरिफ बाय एग्रीमेंट हम बोल रहे हैं ना बार बार, इट इज परफेक्टली ओके अंडर सेक्शन 39 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। टैरिफ बाय एग्रीमेंट बिटवीन 2 प्राइवेट पार्टीज इज अलाउड इन इंडिया। ऑलराइट, फिर आप डिसाइड, इसमें ये भी आप कर सकते हो कि कब इनवॉइसिंग करेंगे। फर्स्ट को करेंगे इनवॉइसिंग, बिफोर 7th ऑफ मंथ करेंगे, कब पेमेंट होगा,
डेडलाइन इज 30 डेज, 7 डेज, 20 डेज। और आप ये भी डिसाइड कर दोगे कि अगर कोई बिलिंग डिस्प्यूट हुआ देन हाउ विल इट बी रिजॉल्व्ड। सो ये आ गया आपका बिलिंग एंड पेमेंट से रिलेटेड इशू। तो जब ये आप रिजॉल्व कर लोगे, अब आपका जो पूरा सिस्टम है वो रेडी हो गया, क्योंकि आपने इस तरह से रेडी करा। पहले डेट्स डिसाइड कर ली, सेकेंड आपने कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग डिसाइड कर ली, थर्ड आपने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी डिसाइड कर लिया, फिर आपने जो भी कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस एंड अंडरटेकिंग, वो भी डिसाइड कर ली, मीटरिंग किस तरह की होगी वो भी आपने डिसाइड कर ली, सिक्स्थ आपने ऑफटेक कौन करेगा पावर, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड, सेवेंथ बिलिंग एंड पेमेंट आपकी कैसे होगी, देन द साइकिल इज फुल्ली कंप्लीट। लेकिन अब एक चैलेंज होता है, दो पार्टीज एसी रूम में दिल्ली में, मुंबई में नेगोशिएट कर रही हैं। वहां पे जब आप दिल्ली, मुंबई या कहीं भी बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं, आपको जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है वो नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या उस पार्टी के पास फैक्ट्री है भी कि नहीं है, उस पार्टी के पास रूफटॉप जितना रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं है, उस पार्टी के पास जो वाटर फैसिलिटी या कंस्ट्रक्शन पावर की फैसिलिटी है कि नहीं है, वो पार्टी जो आपसे नेगोशिएट कर रही है वो कॉम्पिटेंट पार्टी है कि नहीं है, whether that party has been authorized by its board of director or company, is it authorized to do it? Similarly, जो इन्वेस्टर है उसमें ये देखना पड़ेगा कि whether the investor is authorized to talk in behalf of his company, whoever is investor, whether the investor has sufficient funds to invest, whether investor has technological know-how or engineering capability to construct the power plant. ये सब अगर आपको देखना है तो आप एक चीज एक जगह पे लिख देते हैं उसको, और उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज। नेक्स्ट क्लॉज में, दिस इज कॉल्ड 8th क्लॉज। 8th क्लॉज में आप रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज लिख देते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज में जो सोलर डेवलपर है वो रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी देता है, आई एम केपेबल, आई हैव फंड्स, आई हैव टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू सेट अप योर सोलर प्लांट। सिमिलरली जो बायर है और जो इंडस्ट्री है वो एक वारंटी देती है और गारंटी देती है कि मेरे पास सफिशिएंट रूफटॉप है, मैं कॉम्पिटेंट हूं, केपेबल हूं, और मेरे पास लोड भी इतना है कि मैं नेट मीटरिंग, अगर नेट मीटरिंग से आ रही है तो नेट मीटरिंग लगवा सकूं। दीज आर दीज वारंटीज और दीज रिप्रेजेंटेशन, एक तरह से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो विच इज करेक्ट इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, ओके, सो once you have given those representation and warranties, अब what happens in case of damage and interruption? अगर पावर प्लांट में कोई डैमेज होता है तो क्या होगा, अगर इंटरप्शन होता है तो क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे उसका मेंटेनेंस करा जाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लॉज में लिखते हैं, क्लॉज 9। ऑलराइट, बट एक चीज और है, one of the major objectives when we are dealing in power sector, वो ये होता है to make our projects bankable and to make our projects risk free and to make our projects transaction ready। ट्रांजैक्शन रेडी का मतलब ये होता है कि जब भी हम चाहें तो अपने प्रोजेक्ट को बेच सके। सो फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास एक सोलर प्रोजेक्ट है या 10 सोलर प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रीज के ऊपर। Now you are merging with any other entity or you want to exit the business, लेकिन एग्रीमेंट तो आपकी कंपनी ने करे हुए हैं पहले से, पावर परचेज एग्रीमेंट। What happens to those solar plants once your company is being taken over by any other company or your company is merging with any other company or you are selling off your projects? Can you do it? What rights you have? ये राइट्स हम लिखते हैं 10th आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं सेल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीज। सो आइदर पार्टी के क्या क्या राइट्स है सेल एंड ट्रांसफर के, वो लिखते हैं। और सेल एंड ट्रांसफर में हम ये भी लिखते हैं कि अगर हमारा कोई मर्जर हो गया, कोई और इश्यू हो गया, दे विल हैव द फर्स्ट राइट टू परचेज इट इफ दे वांट टू, एंड इट डिपेंड्स ऑन नेगोशिएशंस। ऑलराइट, अब जब ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी 10,
एक इशू ये आता है, व्हाट इफ केस देयर इज फ्लडिंग या अर्थक्वेक से कोई बिल्डिंग गिर गई या एनी एक्ट ऑफ गॉड विच इज अनफोर्सिएबल, इसको हम बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में फोर्स मेजोर। सो नेक्स्ट जो 11th क्लॉज जो आप लिखते हो फोर्स मेजोर के केस में, व्हाट इफ देयर इज अ वॉर, अब वॉर में फैक्ट्री नहीं चलेगी, फैक्ट्री भी नहीं चलेगी तो पावर की जरूरत नहीं होगी, अब क्या होगा? सो फोर्स मेजोर की क्लास में आप फोर्स मेजोर को डिफाइन करते हो, क्या है फोर्स मेजोर, और फोर्स मेजोर इवेंट अगर होता है तो उस फोर्स मेजोर के इवेंट में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आप लिखते हो, और ये भी लिखते हो कि कौन कौन से फोर्स मेजोर इवेंट नहीं है। ऑलराइट, फोर्स मेजोर तो ठीक है, फोर्स मेजोर इज एक्ट ऑफ गॉड, बट व्हाट अबाउट एक्ट ऑफ स्टेट? देयर आर टू एक्ट्स, एक होता है एक्ट ऑफ गॉड नेचर, नेचर्स फ्यूरी, एक होता है एक्ट ऑफ स्टेट जहां पे स्टेट अपने लॉ या पॉलिसी चेंज कर देती है। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट कर देती है, या पॉलिसी, गाइडलाइंस, स्कीम्स, बायलॉज, प्लान में चेंज कर देती है, एंड दैट चेंज हैज अ इंपैक्ट। देन व्हाट हैपेंस? सो नेक्स्ट क्लॉज जो आप लिखते हो वो चेंज इन लॉ लिखते हो। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ चेंज इन लॉ? नेट मीटरिंग खत्म कर दिया, लेट अस अज्यूम रेगुलेटरी कमीशन ने नए रेगुलेशन ले लिए, नेट मीटरिंग खत्म कर दिया, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? अब इन सब 12 चीजों के बाद you have to see one more thing कि if you want to discontinue or terminate, तलाक लेना है आपको, डिवोर्स लेना है। अब तलाक लेने के लिए क्या क्या प्रोविजन है, डिवोर्स के क्या क्या प्रोविजन है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। सो इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट एंड टर्मिनेशन। इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट में ये लिखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी चीजों को हम डिफॉल्ट कंसीडर करेंगे। जैसे एक चीज हो सकती है डिफॉल्ट में, अगर आपने कंटिन्यूअसली 1 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करी, इट इज अ डिफॉल्ट, या आपने 1 महीने तक पेमेंट नहीं करा, इट इज अ इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। इस तरह से हम लिख लेते हैं कि भाई ये हमारे लिए इवेंट ऑफ डिफॉल्ट है, अगर ये इवेंट ऑफ डिफॉल्ट होंगे तो हम टर्मिनेशन नोटिस दे सकते हैं आपको। दैट कम्स इन द 13th क्लॉज, इवेंट ऑफ डिफॉल्ट एंड टर्मिनेशन। और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई सेलर की तरफ से कौन कौन से इवेंट ऑफ डिफॉल्ट हो सकते हैं और बायर की तरफ से कौन कौन से इवेंट ऑफ डिफॉल्ट होते हैं, और उन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगा। और उन कॉन्सिक्वेंसेस में एक कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा कि भाई आप टर्मिनेशन नोटिस दे दीजिए। इन सब के अलावा अब इवेंट ऑफ डिफॉल्ट में और भी एक चीज सामने आती है कि हु विल इंडेमनिफाई। सो इवेंट ऑफ डिफॉल्ट अगर हुआ, इन दैट केस विच पार्टी विल इंडेमनिफाई? तो आंसर ये होता है कि जिसकी गलती होगी वो इंडेमनिफाई करेगा, लेकिन वो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर गलती हो गई तो आपको कुछ पैसे देने हैं, इसको रेक्टिफाई करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है। सो इन 14th क्लॉज यू राइट इंडेमनिफिकेशन, सेलर्स ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, बायर्स ड्यूटी टू इंडेमनिफाई। इसके बाद एक चीज और होती है, अगर टर्मिनेशन हो रहा है या डिफॉल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं का तो लॉ एप्लीकेबल होगा। क्या वो यूएसए का लॉ एप्लीकेबल होगा या कर्नाटका का लॉ एप्लीकेबल होगा? लेट अस अज्यूम देयर आर 2 parties, one party is from USA, one party is from India, then which law will be applicable? It should be clear. हो सकता है एग्रीमेंट यूएसए में साइन हो। इफ फॉर एग्जांपल one party is in उत्तराखंड, one party is in महाराष्ट्र, तो उत्तराखंड का लॉ एप्लीकेबल होगा कि महाराष्ट्र का लॉ एप्लीकेबल होगा? इसलिए इंपॉर्टेंट है ये लिखना, क्योंकि कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन से स्टेट का लॉ एप्लीकेबल होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट तक और सिटीज तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेट और नेशन लिखना बहुत जरूरी है। सो उसको बोलते हैं हम गवर्निंग लॉ एंड ज्यूरिसडिक्शन। सो गवर्निंग लॉ एंड ज्यूरिसडिक्शन के बाद अब इशू है कि हर चीज के लिए कोर्ट जाने की तो जरूरत नहीं है। देयर आर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्टैगर्ड वे में हम रिजॉल्व करते हैं, तो हम एक और क्लॉज डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आप फर्स्ट क्लॉज डाल सकते हो कि हम ओरली नेगोशिएट करेंगे।
सेकेंड क्लॉज डाल सकते हो कि हम डिस्प्यूट का नोटिस रिजॉल्व इशू करेंगे और जाके बैठ के सीनियर लेवल पे, जीएम लेवल पे डिस्कशन होगा। थर्ड लेवल पे आप डाल सकते हो कि हम डिस्प्यूट को एस्केलेट करेंगे एमडी लेवल पे। फोर्थ लेवल पे आप डाल सकते हो कि वी विल अपॉइंट अ कंसिलिएटर। फिफ्थ लेवल पे आप डाल सकते हो कि हम आर्बिट्रेशन पे जाएंगे। सो ये चैनल्स डिस्प्यूट ऑफ रेजोल्यूशन एस्केलेट करते हो आप। किस तरह से वो एस्केलेशन होगा, किस तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वर्क करेगा, दैट यू हैव टू राइट इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 16th क्लॉज। अब हर केस बड़ा स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस इन द सेंस कि भाई सबकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट अलग होती है, लोगों के बिहेवियर अलग होते हैं, लोगों के फियर्स भी अलग होते हैं। तो दोनों पार्टीज हैं उनकी कुछ कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। सिमिलरली लीगल प्रोसेसेस में कुछ कुछ ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो डालना हमें जरूरी होते हैं। इन सारे छोटे छोटे क्लॉजेस को हम ऐड करके एक 17th क्लॉज में डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस। सो भाई नोटिस कैसे इशू करना है, क्या इंश्योरेंस लेना है कि नहीं लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। भाई आपके पास, आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो देयर मे बी सम इश्यूज वेयर यू वांट दैट कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब यह है कि भाई आपको जो भी डिस्प्यूट रेज करना है 3 महीने में कर दीजिए, या 1 महीने में कर दीजिए, या 10 दिन में कर दीजिए। ऐसा ना हो कि 5 साल बाद आप करें डिस्प्यूट रेज। तो भाई असाइनमेंट या कोई अगर वेवर देना है, वेवर, और भी बहुत सारे क्लॉज, ये सब हम एक साथ डाल देते हैं मिसलेनियस में। या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर जनरेटर की है या फिर इंडस्ट्री की है, वो वहां पे हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। लेकिन जब हम ये ड्राफ्ट बना रहे होते हैं, 17 पॉइंट्स का ड्राफ्ट बना रहे हैं, तब हम देखते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स पे डेफिनेशन में एक डिस्प्यूट रहता है, क्लियरिटी नहीं रहती। कुछ लोगों का मतलब, ग्रिड का मतलब है कि तार, एक ओवरहेड लाइन इज ग्रिड। कुछ लोगों का मतलब है सिर्फ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड है। कुछ लोगों का मतलब है इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइन। देयर इज नो क्लियरिटी। सो जिन जिन पॉइंट्स पे क्लियरिटी नहीं रहती है, उन पॉइंट्स को, उनको हम डिफाइन कर देते हैं, उन वर्ड्स को, और उसको बोलते हैं डेफिनेशंस। सो 18th क्लॉज इज डेफिनेशन। 18th आर्टिकल में जितने भी वर्ड हमने कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करे हैं, जहां पे दोनों पार्टीज को क्लियरिटी नहीं है, उनको हम डिफाइन कर देते हैं सो दैट देयर इज क्लियरिटी। इस 18th क्लॉज को कई बार रिवर्स करके क्लॉज 1 भी डाल दिया जाता है। तो 1 अगर उसको डेफिनेशन से शुरू करेंगे तो सेकंड से बाकी 17 शुरू हो जाएंगे। अगर ये 18 आर्टिकल्स आपने लिख लिए तो प्राइवेट पावर परचेज एग्रीमेंट आपका कंप्लीट है। इसमें शेड्यूल्स भी कोई कोई डालते हैं। शेड्यूल इस तरह से डालते हैं, अगर कोई भी चीज, जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ पावर परचेज एग्रीमेंट एंड यू सी सम थिंग्स आर वेरी लॉन्ग और दे आर स्पेसिफिक। सो फॉर एग्जांपल रूफटॉप राइट्स है। अब रूफटॉप राइट्स का लीज एग्रीमेंट, एक सेपरेट लीज एग्रीमेंट आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसको शेड्यूल 1 में डाल दोगे। आपको अगर फॉर एग्जांपल 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट है और आपको यह डिसाइड करना है कि आपका स्टैगर्ड टैरिफ है, भाई ₹1 अभी, अगले साल ₹2, फिर ₹3 फॉर 4 साल, तो 25 साल का हो गया। अब आप उसको शेड्यूल में डाल दोगे कि 25 साल में हर साल ये टैरिफ इंक्रीज होगा। तो ये जो भी लंबी लंबी चीजें हैं आप उसको शेड्यूल में डाल सकते हो। शेड्यूल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सो 19th पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट और 19th आर्टिकल ऑफ द एग्रीमेंट इज द शेड्यूल। ये 19 चीजें अगर आपने डाल दी, you will have one of the best power purchase agreements and it will cover 99% of your concerns. It will make your project bankable. It will make your project risk free. It will make your project